नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉन्टिंग आवर पॉडकास्ट पर। मैं हूं आपका होस्ट दीपक और मैं आपके लिए लाता हूं दुनिया की सबसे डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां। आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर राजेश ने भेजी है। ये कहानी इतनी रोमांचक और खौफनाक है कि आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हमारी आने वाली वीडियो में उनका नाम दिखाएंगे, तो अंत तक बने रहे। हमारी वीडियो में कहानी के अंत में हम उनका नाम बताएंगे। आप इस कहानी पर कमेंट्स करके अपना नाम और जगह बता दें ताकि आने वाली वीडियो में भी आपका नाम आ सके। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, राजेश की ज़ुबानी। मैं राजेश, एक क्राइम रिपोर्टर, हमेशा ही नई और दिलचस्प कहानियों की तलाश में रहता था। रात का समय था और मैं अपनी गाड़ी से एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। चारों ओर अंधेरा था और हवा में अजीब सा सन्नाटा था। इस रास्ते पर अक्सर कोई नहीं आता जाता था, इसलिए मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन मेरी नौकरी ही ऐसी थी कि मुझे ऐसे सुनसान और खतरनाक जगहों पर जाना पड़ता था। जैसे ही मैं उस अंधेरे रास्ते से गुजर रहा था, अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं और मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतने सुनसान रास्ते में यह आदमी कहां से आया। मैंने गाड़ी के हेडलाइट्स को तेज किया और देखा कि वह आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है। उसका चेहरा पसीने से तर था और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मैंने कुछ पल तक अपनी जगह पर ही खड़ा रहकर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या यह कोई जाल है? क्या यह आदमी सच में मदद की जरूरत में है या यह किसी तरह की चाल है? मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से बाहर निकला। उस आदमी के पास जाकर मैंने उसे उठाने की कोशिश की। उसकी हालत बहुत खराब थी और वह बुरी तरह घबराया हुआ लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, कृपया मेरी मदद करो, कोई मुझे मारना चाहता है। उसकी बात सुनकर मेरी धड़कनें और तेज हो गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे लगा कि उसे तुरंत मदद की जरूरत है। मैंने उसे उठाया और अपनी गाड़ी में बिठाया। उसके चेहरे पर दर्द और डर साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने उसे पानी पिलाया और उसकी हालत थोड़ी सुधरी। उसने मुझे बताया कि वह एक गांव से भागकर आया है क्योंकि वहां कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद वह सच कह रहा है। मैंने सोचा कि उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन उसने मुझे रोका और कहा, पहले पुलिस स्टेशन चलो। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसकी हालत देखकर मैंने उसकी बात मान ली और पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। रास्ते भर वह आदमी घबराया हुआ था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे भी डर लगने लगा था। वह बार बार कह रहा था कि कोई उसे जान से मारना चाहता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मुझे बताया कि उसका नाम विनोद है और वह एक गांव में रहता था। वहां एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जो नहीं देखना चाहिए था। उसने कहा कि वह यह सब देखकर वहां से भाग गया और अब वे लोग उसे मारना चाहते हैं क्योंकि उसने उनकी सच्चाई देख ली थी। मैंने उसकी बातें सुनी और मुझे लगा कि वह सच कह रहा है। उसकी आंखों में सच्चाई और डर दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने उससे और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत देखकर मैंने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। मैंने उसकी बातों पर भरोसा करने का फैसला किया और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का निर्णय लिया। हम पुलिस स्टेशन के करीब पहुंच रहे थे कि उसने अचानक मुझसे कहा, हॉस्पिटल जाना जरूरी है, मेरे पास बहुत कम समय है। उसकी बात सुनकर मैंने सोचा कि शायद उसकी हालत बहुत गंभीर है और उसे तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है। मैंने पुलिस स्टेशन के बजाय हॉस्पिटल की ओर गाड़ी मोड़ दी। रास्ते भर विनोद बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसकी बेचैनी देखकर मुझे उसकी हालत की गंभीरता का एहसास हुआ। मैंने उसकी हालत को देखते हुए हॉस्पिटल जाने की गति तेज कर दी। उसने मुझे बताया कि वह एक छोटे से गांव का रहने वाला है और वहां एक साधारण किसान था। उसने कहा कि उस रात उसने कुछ ऐसा देखा जो नहीं देखना चाहिए था और इसी कारण से अब उसकी जान खतरे में है।
विनोद ने मुझे बताया कि वह गांव के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी थीं। कुछ लोग वहां कुछ ऐसा कर रहे थे जो बेहद गुप्त था। उसने सोचा कि यह कोई बड़ी साजिश हो सकती है और उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन वे लोग उसे देख चुके थे और अब वे उसे मारना चाहते थे ताकि उनकी सच्चाई सामने न आ सके। उसकी बातें सुनकर मुझे उसके डर का एहसास हुआ और मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां की स्थिति देखकर हमें झटका लगा। हॉस्पिटल का मुख्य दरवाज़ा बंद था और वहां कोई नज़र नहीं आ रहा था। मैंने हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाकर जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी विनोद ने मुझे बताया कि डॉक्टर आज छुट्टी पर हैं और अपने घर में होंगे। उसने डॉक्टर के घर का पता बताया और जोर देकर कहा कि हमें वहां जाना चाहिए। मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा, लेकिन उसकी हालत और उसकी जिद को देखते हुए मैंने उसकी बात मान ली। हमने तुरंत गाड़ी में बैठकर डॉक्टर के घर की ओर रुख किया। रास्ते में विनोद ने मुझे डॉक्टर के बारे में बताया कि वह बहुत अच्छे और अनुभवी डॉक्टर हैं और उन्होंने कई बार उसकी मदद की है। उसने कहा कि डॉक्टर उसकी स्थिति को अच्छी तरह समझेंगे और उसकी मदद करेंगे। उसकी बातों से मुझे थोड़ी तसल्ली मिली और मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। डॉक्टर के घर पहुंचते ही मुझे राहत की सांस मिली। डॉक्टर का घर एक बड़े से बगीचे के बीचों बीच स्थित था और वहां की शांति देखकर मुझे अच्छा लगा। विनोद ने मुझे बताया कि डॉक्टर घर पर ही होंगे और हमें अंदर चलना चाहिए। हम गाड़ी से उतरे और डॉक्टर के दरवाजे की ओर बढ़े। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ही थे। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, अरे राजेश, तुम यहां इस समय? उनकी मुस्कान ने मेरी सारी चिंता मिटा दी। मैंने विनोद को संभालते हुए डॉक्टर को सारी स्थिति बताई। डॉक्टर ने हमारी बातें ध्यान से सुनी और फिर विनोद की ओर देखा। विनोद की हालत देखकर डॉक्टर को भी उसकी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। डॉक्टर ने हमें अंदर बुलाया और विनोद को एक आरामदायक कुर्सी पर बिठाया। उन्होंने मुझे और विनोद को पानी दिया और फिर विनोद से उसकी हालत के बारे में पूछताछ की। विनोद ने धीरे धीरे सब कुछ बताया कि कैसे उसने उन संदिग्ध गतिविधियों को देखा और कैसे उसकी जान खतरे में है। डॉक्टर ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर मुझे देखकर बोले, राजेश, तुम्हें सही समय पर यहां लाने का फैसला किया। डॉक्टर ने उठकर कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय बना लाता हूं। लेकिन विनोद ने जिद की कि वह खुद चाय बनाएगा। उसकी जिद देखकर डॉक्टर ने उसे किचन का रास्ता दिखा दिया। विनोद किचन में गया और हम डॉक्टर के साथ बातें करने लगे। अचानक मुझे ख्याल आया कि विनोद को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी किचन से एक आवाज आई, डॉक्टर साहब, आपका लाइटर नहीं चल रहा है। डॉक्टर ने मेरी ओर देखा और कहा, मैं देखता हूं। जैसे ही डॉक्टर किचन की ओर बढ़े, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं भी उनके पीछे पीछे किचन की ओर बढ़ा। किचन में पहुंचते ही हमें गैस की बदबू आई। डॉक्टर ने विनोद से लाइटर लिया और जैसे ही उन्होंने उसे जलाया, एक तेज धमाका हुआ। गैस की आग ने डॉक्टर को चपेट में ले लिया और वह बुरी तरह झुलस गए। मैं और विनोद बाहर की ओर भागे। विनोद ने बाहर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और जोर जोर से हंसने लगा। मैंने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया और घटना की जानकारी दी। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड और पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें बचाना मुश्किल हो गया था। पुलिस ने हमें वहां से हटाया और मामले की जांच शुरू की। घटनास्थल पर पुलिस के आने के बाद मैंने विनोद के साथ वहां से निकलने का फैसला किया और गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। मेरा दिमाग घूम चुका था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। विनोद बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह बुरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन अब उसकी घबराहट में एक अजीब सा आत्मविश्वास भी नजर आ रहा था। मैंने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? डॉक्टर तुम्हारी मदद कर रहे थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे कहा, मुझे कहीं दूर ले चलो, यहां से जितना दूर हो सके। उसकी बात सुनकर मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और एक सुनसान रास्ते की ओर मुड़ गया। रास्ते में अचानक उसने मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा दिया
और गाड़ी एक खाई में जा गिरी। गाड़ी का इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि हमारी हालत बहुत बुरी हो गई। खून से लथपथ मूर्छित अवस्था में मैंने उस इंसान से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और मुझे जवाब देने लगा। विनोद की हंसी ने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए। वह हंसते हुए बोला, मेरा सोनू सो गया। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये नाम तो मेरी प्रेमिका का था, जो कुछ साल पहले गुजर चुकी थी। मैंने उससे पूछा, तुम ये सब कैसे जानते हो? उसकी हंसी और तेज हो गई और उसने कहा, मैं तुम्हारी प्रेमिका का भाई हूं, तुम्हारे धोखे का बदला लेने आया हूं। विनोद की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विनोद ने अपने बदले की आग में सब कुछ खत्म कर दिया था और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अस्पताल में था। मेरे शरीर में भयंकर दर्द था और मेरे पास पुलिस खड़ी थी। उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछताछ की और मैंने उन्हें पूरी घटना बताई। पुलिस ने विनोद को पकड़ लिया था और उसने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए थे। मेरी प्रेमिका और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन मैंने उसे धोखा दिया। उसने जब शादी की बात की तो मैंने मना कर दिया। वह गर्भवती हो गई थी और मैंने उसे अकेला छोड़ दिया। उसी दुख और तकलीफ में वह मर गई और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। अस्पताल में पड़े हुए मैं अपनी सोच में गहरे डूबा हुआ था। मुझे अब भी अपनी प्रेमिका की यादें सता रही थी। मैंने उसे बहुत प्यार किया था, लेकिन मेरे गलत फैसलों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी और मुझे लगा कि उसकी आत्मा अब भी मुझसे बदला लेना चाहती है। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज मेरे दिल की गहराइयों तक पहुंच गई। मैंने देखा कि कमरे के कोने में एक धुंधली सी परछाई थी। वह परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। वह परछाई मेरी प्रेमिका की थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह मुझसे कह रही थी, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तुम्हें भी वही तकलीफ झेलनी पड़ेगी। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। मुझे समझ में आ गया था कि वह आत्मा मुझसे बदला लेने आई है। मैंने उससे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। उसकी आत्मा ने कहा, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास तो हो गया है, लेकिन अब तुम्हें इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अचानक कमरे में एक तेज हवा चली और वह आत्मा गायब हो गई। मेरी हालत और खराब हो गई थी और मेरे मन में डर और पछतावा भरा हुआ था। मैं अपनी प्रेमिका की आत्मा से माफी मांगता रहा, लेकिन मुझे अब भी लगता था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी और मुझे अपनी गलतियों का एहसास कराती रही। यही थी मेरी कहानी, एक ऐसा हादसा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और मुझे अपनी गलती का एहसास कराया। दोस्तों, हमें हमेशा अपने कर्मों का हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर राजेश द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी ऐसी ही कोई सच्ची घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में अपनी कहानी और नाम लिखें। हमें आपकी कहानी को हमारे चैनल पर बताने में खुशी होगी। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कहा था हम आने वाली वीडियो में आपका नाम बताएंगे। हमारी पिछली वीडियो में जतिंदर माही ने कमेंट्स किया था, जो कि बठिंडा पंजाब से हैं। हम जतिंदर जी का धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारी पूरी कहानी सुनी। तो दोस्तों, मिलते फिर किसी नई डरावनी कहानी के साथ।